नमस्कार साथियों। आज हम छंद का अध्ययन करने वाले हैं। आज का अपना विषय होगा छंद प्रकरण। बता दूं साथियों, ये जो क्लास है ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ध्यान में रखे, उनके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के तैयार की जा रही है। लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी जिनके पाठ्यक्रम में ये विषय वस्तु आती है तो आपके लिए भी ये क्लास उपयोगी रहने वाली है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक समरी क्लास है और निश्चित रूप से 5 नंबर का आपके छंद आता है तो 5 में से 5 नंबर अपन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए ध्यानपूर्वक कक्षा को देखिए, शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का अपना विषय होगा छंद। क्या प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना विषय होगा छंद। विषय को शुरुआत करने से पहले आप इसके बारे में समझ ले, छंद कहते किसको है। तो छंद के बारे में कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ इसका समझना आपको रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि छंद जो लयबद्ध रचना है, लयबद्ध रचना को छंद कहते हैं। छंद से वेद शब्द का भी ग्रहण होता है। वेदों में जो मंत्र है वो उनका उच्चारण है, उनका उच्चारण या उनका अवबोध जो है वो छंदों के बिना नहीं हो पाएगा। तो छंद एक महत्वपूर्ण विषय है। आपको इसकी कुछ परिभाषाएं ध्यान रखनी है। पहली परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा, यद अक्षरम परिमाणम, यद अक्षरम परिमाण तच्छंद। तच्छंद क्या इसका अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, यद यानी जहां अक्षरम परिमाण है, यद यानी जहां अक्षरम अक्षरों की परिमाण यानी गणना, परिमाण का अर्थ हो गया साथियों गणना, जहां अक्षरों की गणना होगी तच्छंद है, उसको अपन छंद कहेंगे। एक परिभाषा तो आपकी ये रही। और कुछ परिभाषा देखिए, एक परिभाषा इसकी ये देखिए, नियत वर्णानाम, नियत वर्णानाम मात्राणाम व, नियत वर्णानाम मात्राणाम व नियमबद्ध वाक्य, नियमबद्ध वाक्यम, वाक्य समूह व, वाक्य समूह व छंद शब्देन अभिधीयते, छंद शब्देन अभिधीयते। देखो विद्यार्थियों, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि नियत वर्णानाम, निश्चित वर्णों का, नियत यानी होता है निश्चित, नियत का अर्थ रहेगा निश्चित, निश्चित वर्णानाम, निश्चित वर्णानाम, निश्चित वर्णों का, मात्रा नाम, व का अर्थ होता है अथवा, नियत वर्णों का अथवा मात्राओं का। ठीक है। उसके बाद इसने एक और चीज कही है, नियमबद्ध वाक्यम, नियमों में बद्धे हुए वाक्य, वाक्य समूह व अथवा वाक्य का समूह है, उनको अपन छंद शब्द से अभिहित करते हैं, यानी कि छंद कहते हैं। एक बार फिर से देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि नियत वर्णों का यानी कि निश्चित वर्णों का अथवा मात्राओं को अपन छंद कहते हैं। एक अर्थ तो इसका ये हुआ, देखो, नियत वर्णनाम मात्राणाम व, नियत वर्णों को अथवा मात्राओं को अपन छंद कहते हैं। निश्चित वर्णों अथवा मात्राओं का जो ज्ञान होता है उसको छंद कहते हैं। दूसरी बात इसने कही है, नियमबद्ध वाक्यम, नियमों में बद्धे हुए वाक्य अथवा वाक्य समूह को, अथवा वाक्य समूह को छंद शब्द से अभिहित किया जाता है, यानी कि छंद कहा जाता है। ठीक है। छंद का महत्व प्रतिपादित करने के लिए साथियों एक वाक्य आता है, छंद है पादौ तु वेदस्य, छंद है पादौ तु वेदस्य, तु वेदस्य। ये वाक्य आपको मिलेगा पाणिनीय शिक्षा में। कहाँ मिलेगा साथियों? पाणिनीय शिक्षा, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसके अलावा एक और ग्रंथ आपको जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें ये चीज आपको मिलेगी। क्या कहना चाह रहे हैं? छंदो, छंद यानी छंद, पादव यानी पैर, पैर आपके दो है इसलिए द्विवचन में आया, छंद है पादव, छंद पैर है, तो यानी तो वेदस्य, वेद के, छंद तो वेदों के पैर है। जिस प्रकार आदमी, मनुष्य पैरों के बिना गति नहीं कर पाता है, ठीक उसी प्रकार जो वेद है, वेदों के लिए भी छंद गतिवर्धक है। छंदों के बिना जो वैदिक मंत्र है उनमें गति नहीं हो सकती, इसलिए जो छंद है उसको वेदों का पैर कहा है। ठीक है। जो वेदों के जो 6 अंग माने गए हैं उसमें से छंद भी एक अंग है। 6 वेदांगों में छंद का भी स्थान है। और अगर छंद को एक
पुरुष मान लिया तो उसमें छंद जो है वो वेद रूपी पुरुष के पैर माने जाएंगे, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आप समझिए साथियों, जो अच्छा वेदों में है क्या है, वेदों में जो है जो जो लयबद्ध रचना है वो लयबद्ध रचना आपके छंद के बिना संभव नहीं है। ये कुछ आपने सामान्य जानकारी की। फिर से देखिए साथियों, छंद किसे कहेंगे, यद अक्षरम परिमाण है, जहाँ अक्षरों की गणना होती है उसको छंद कहेंगे। दूसरी बात इसने क्या कही है, नियत वर्ण नाम मात्रा नाम व निश्चित वर्णों का अथवा मात्राओं का या फिर नियमबद्ध वाक्य को अथवा वाक्य समूह को छंद कहते हैं। एक बात और कही है, छंद पादो तु वेदस्य, छंद जो है वेदों का पैर है। ये बात पाणिनीय शिक्षा में मिलती है, इससे भी छंदों का महत्व बढ़ जाता है। एक और चीज साथियों, जो छंदों का एक ग्रंथ है जिसको अपन छंद शास्त्र कह सकते हैं, छंद शास्त्र, जैसे व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वैसे ही छंद का है छंद शास्त्र। इसके लेखक कौन है साथियों, तो इसके लेखक आचार्य पिंगल, पिंगल जो मुनि है उन्होंने छंद शास्त्र की रचना की। तो आचार्य पिंगल, ये पिंगल मुनि है, ये आपके छंद शास्त्र के रचयिता है। ठीक है, ये कुछ सामान्य परिचय था साथियों। इसके आगे अपन शुरुआत करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक छंद का सामान्य परिचय सीखा है। इसके बाद साथियों अपन आगे बढ़ते हैं छंद के प्रकार, छंद भेद, छंद भेद, छंद के कितने भेद है, कितने प्रकार है। तो साथियों देखिए, छंद के मूल रूप से दो प्रकार है। सबसे पहले छंद के दो भेद होंगे, छंद के दो भेद होंगे। दो कौन कौन से भेद होंगे, पहला भेद है वैदिक छंद, नाम से स्पष्ट साथियों, वैदिक छंद। ठीक है, दूसरा भेद है साथियों लौकिक छंद, दूसरा भेद है लौकिक छंद। ठीक है, वैदिक छंद जो वेदों में प्रयुक्त हुए हैं उनको वैदिक छंद कहेंगे, और लौकिक छंद जो लौकिक साहित्य है उसमें जो प्रयुक्त हुए उनको अपन लौकिक छंद कहेंगे। यहाँ तक स्पष्ट साथियों। वैदिक जो छंद है वहां पे अक्षरों की गणना हुई है, अक्षरों की गणना, अक्षरों की जहां गणना होती है, अक्षरों की गणना वो वैदिक छंदों में हुई है। कुछ इसके उदाहरण ले आप, उदाहरण जैसे कि आपका छंद है गायत्री है, गायत्री है, जिस छंद में 24 अक्षर होंगे उसको गायत्री कहेंगे। ऐसे ही साथियों अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद जिसमें प्रत्येक वर्ण में 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही साथियों त्रिष्टुप है, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे उसको आप त्रिष्टुप कहोगे। और साथियों जैसे जगती है, जगती में 12 वर्ण होते हैं। इस तरह से छंदों के कुछ भेद है। वैदिक छंदों की अपन ने बात की जहाँ अक्षरों की गणना होगी। अब साथियों बात करते हैं लौकिक जो छंद है। लौकिक छंदों को आप दो प्रकारों में बांटेंगे। इसका एक प्रकार है वर्णिक छंद, एक प्रकार है मात्रिक छंद। अब साथियों वर्णिक छंद क्या होगा, वर्णिक छंद जो आपके वैदिक छंदों से थोड़ा सा जिसमें मिलान होता है। वर्णिक छंदों को आप वृत्त भी कह सकते हैं, पहली बात तो ये। और जो मात्रिक छंद है उसको आप जाति भी कह सकते हैं। मात्रिक छंद का अन्य नाम है जाति। ठीक है, वर्णिक छंद में साथियों क्या होता है, वर्णों की गणना जो आपके वैदिक छंदों में हो रहा था उसी तरह से आप अक्षरों या वर्णों की गणना कर रहे थे, वही अक्षरों या वर्णों की गणना यहाँ भी होगी। उसके साथ में एक और काम होगा, प्लस आपको गण निर्धारण भी होगा। गण निर्धारण ये क्या होता है अभी अपन समझेंगे। गण निर्धारण होके छंद का ज्ञान होता है, गण निर्धारण, ये साथ में और जुड़ गया। ठीक है, ये आपके वर्णिक छंदों की पहचान होगी। उदाहरण क्या है, अभी अपन सारे वर्णिक छंद ही पढ़ेंगे, उदाहरण आगे आएंगे। मात्रिक छंद को एक बार समझो। मात्रिक छंद जहाँ मात्राओं की गणना होती है, मात्राओं की जो गणना होती है। देखो साथियों, मात्राओं का निर्धारण अलग चीज है, गणना अलग चीज है। मात्राओं का निर्धारण तो अपन यहाँ भी करने वाले हैं, जो अपन गण बनाएंगे वो मात्रा का निर्धारण करके ही गण बनेगा। आगे आप समझोगे, मात्राओं जो मात्राएं आती है उसका अपन निर्धारण करके ही गण बनाएंगे। लेकिन यहाँ जो चीज है इसको समझने का प्रयास करो। मात्रिक छंद उसको कहेंगे जहाँ मात्राओं की गणना होती है। जैसे किसी में लघु आएगा, किसी में गुरु आएगा, इस तरह से लघु, तो लघु को आप 1 मानोगे, गुरु को आप 2 मानोगे। इस तरह से इनकी गिनती होती है। जैसे एक आर्या छंद है, आर्या छंद की क्या परिभाषा है, जिस छंद के पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 जो मात्राएं होती है उस छंद को आप आर्या छंद कहेंगे। ऐसी इसकी परिभाषा। तो इसमें क्या हुआ,
इसमें मात्राओं की गिनती हो गई है, मात्राओं का निर्धारण किया पहले उसमें मात्रा लगाई, फिर उसके बाद में लघु को 1 माना, गुरु को 2 माना, इस तरह से फिर उसमें गिनती की और मात्राओं की संख्या के आधार पर जिसका निर्धारण हो रहा है वो आपका मात्रिक छंद कहलाएगा। तो साथियों यहाँ तक आपने वेद पढ़ा, छंद के 2 वेद है, वैदिक छंद, लौकिक छंद। वैदिक छंद को आपने समझा, फिर बाद में बात करें लौकिक छंद। लौकिक छंद में 2 प्रकार है, वर्णिक और मात्रिक। वर्णिक छंद को वृत्त भी कहते हैं। जो लौकिक छंद का दूसरा भेद है उसमें मात्रिक छंद है, उसको आप जाति भी कह सकते हो। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना होगी सॉरी, साथ ही गण का निर्धारण भी होगा। आप मात्रा लगाओगे, लघु गुरु की मात्रा लगाओगे और उसमें 3-3 वर्णों के गण होते हैं, वैसे गण बना करके गण का निर्धारण करके फिर उस छंद का निर्धारण होगा। ये चीजें आगे अपन पढ़ने वाले हैं। अपने जो पाठ्यक्रम में है वो सारे वर्णिक छंदी है, वर्णिक छंदी तो अपने लिए ये महत्वपूर्ण है। अभी इसको अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मात्रिक छंद का तो केवल आप इसका भेद और इसका अंतर समझना ही पर्याप्त रहेगा। मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना होती है और इसका अन्य नाम जाति है, ये आपके लिए काफी है। उदाहरण पूछे कोई तो आर्या छंद कैसा है? मात्रिक छंद है। साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा, इससे आगे बढ़ते हैं। अब साथियों अगली चीज अपनी होगी, अच्छा कुछ शब्दावली है उसको आप एक बार समझ लीजिए। शब्दावली क्या है? जैसे कोई पूछे कि वर्ण क्या होता है, सबसे पहले बात ये आ जाती है कि वर्ण क्या है। वर्ण को अपन समझेंगे, उसके बाद साथियों एक पद आएगा पाद, ये क्या है? छंद शास्त्र में काम आने वाली कुछ चीजें हैं। उसके बाद साथियों यति, एक शब्द आएगा यति, इसका क्या मतलब है? इसके बाद साथियों आएगा लघु आएगा, इसको समझना आपको। फिर साथियों गुरु आएगा, कुछ चीजें जो समझने वाली है इनकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो साथियों सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। वर्ण जैसे कि आप वर्ण को आप समझते होंगे, वर्ण यानी अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अपन और टुकड़े नहीं कर सकते, लघुतम जो इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। इसको आप भली भांति जानते होंगे। और वर्ण कितने हैं ये भी अपने को पता है, 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। हिंदी के हिसाब से देखें, संस्कृत में अलग अलग इसकी मान्यता है। अष्टाध्यायी के अनुसार 63 या 64 वर्ण अपन मानते हैं, वो एक अलग विषय है। अपने को जो वर्ण है, वर्ण की परिभाषा अगर आप चाहो तो लिख लो, क्षरण धर्म रहित्वात्, क्षरण धर्म रहितत्वात् वर्णम उच्यते। जो क्षरण धर्म से रहित है उसको आप वर्ण कहोगे, वर्णम उच्यते, ये इसकी परिभाषा हुई। एक इसमें एक ऐसा भी अर्थ था वर्णोति वाङ्मयम, ये व्युत्पत्ति से संबंधित है। वर्णोति वाङ्मयम इति वर्णम, वाङ्मयम वाङ्मयमेति इति वर्णम, जो वर्ण करता है उसको वर्ण कहते हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं, चलो ये आपके वैसे काम नहीं आएगी, लेकिन समझने के लिए फिलहाल आप ये समझे, जो भाषा की लघुतम इकाई है उसको आप वर्ण कहोगे। थोड़ा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जैसे मान लो एक क है, ठीक है, इस क को आप वर्ण नहीं कह सकते क्योंकि अभी इसके और टुकड़े होना शेष है, ठीक है। अगर आप क का अगर वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो इसमें क और क में एक ही मात्रा है। साथियों ये लघुतम इकाई, इनको आप वर्ण कह सकते हैं। जितने भी सारे व्यंजन हैं वो स्वर रहित होते हैं, उनके आप नीचे ऐसा निशान लगाते हो, इसको हलंत बोलते हैं, इसको वर्ण कहोगे साथियों। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, इसके भी टुकड़े नहीं हो सकते, ये वर्ण हो गए, ठीक है। जो क्षरण धर्म रहित है, जो क्षरण धर्म से रहित है उसको आप वर्ण कहोगे, या जो भाषा की सबसे छोटी इकाई उसको वर्ण कहोगे। व्युत्पत्ति की बात करें तो वर्णोति वाङ्मयम इति वर्णम, जो जिसका वर्ण किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। चलो ये आप इतना काफी है, ये इतना पूछेगा भी नहीं वैसे आपसे, पर कोई बात नहीं। चलो अगली बात करते हैं पाद। पाद किसे कहेंगे? तो गेय चतुर्थांश है पाद है, चतुर्थांश है पाद है, चतुर्थांश है पाद है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि गेय यानी जानो, चतुर्थांश यानी चौथे अंश को, पाद यानी पाद, चौथे अंश को आप पाद जानो। जो प्रत्येक आपका छंद है, प्रत्येक श्लोक है, छंद या इसको प्रत्येक छंद में प्रत्येक छंद के 4 पाद होंगे, 4 पाद, 4 भागों में बटा होगा। 4 पाद या 4 भाग कह दो, 4 भागों में बटा होगा, ठीक है। तो प्रत्येक छंद के 4 पाद है, ठीक है। तो ये जो है ये चौथे में से एक है, ठीक है। इसको आप चतुर्थांश कहोगे, इसको ले लो,
इन चारों में से ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थांश हो गया, मतलब 1/4 भाग है, उसको ही आप पाद कहोगे। इस पाद को आप चरण भी कह सकते हो, ठीक है। पाद या चरण, पाद या पाद का अन्य नाम है चरण। क्या साथियों? चरण। पाद को आप चरण शब्द से भी संबोधित कर सकते हो। पाद या चरण एक ही चीज है, ठीक है, ये आप समझ गए। फिर साथियों बात आती है यति। यति का अर्थ क्या होता है? विराम। यति का अर्थ है विराम, जहां क्षण मात्र का ही अंतर होता है लेकिन थोड़ा ब्रेक होता है, थोड़ा विराम होता है, उसको आप यति कहेंगे। लघु क्या साथियों? ये एक मात्रा का ज्ञान है। लघु यानी छोटा। लघु को आप लघु यानी छोटा, छोटा, गुरु यानी बड़ा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या इसको आप मात्रा की भाषा में समझे, जो ह्रस्व मात्रा होती है, जो छोटी मात्रा होती है, उसको आप लघु कहोगे, और जो दीर्घ मात्रा होती है उसको आप गुरु कहोगे। चलो साथियों, इसके साथ ही आपको मात्रा का ज्ञान करना जरूरी रहेगा। आप मात्रा ज्ञान अपन कर लेते हैं एक बार। मात्रा ज्ञान क्योंकि छंद शास्त्र में एक काम आने वाला है, मात्रा ज्ञान, ठीक है। साथियों पहली बात तो ये कि मात्रा कहेंगे किसको? मात्रा कहेंगे किसको, ठीक है। तो वर्णोच्चारण काल, उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण पूरा लिखता हूं मैं। वर्णों का वर्णोच्चारण काल है मात्रा। क्या कर रहा है? यहां देखो संधि करो आप, वर्णधन उच्चारण, वर्णधन उच्चारण। वर्ण यानी कि वर्णों का उच्चारण, यानी उच्चारण जो अपन उच्चारण करते बोलते हैं, उसमें लगने वाला काल, समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही अपन मात्रा कहते हैं, ठीक है। मात्रा की परिभाषा हुई साथियों, वर्णोच्चारण काल है मात्रा। वर्णों के उच्चारण में काल यानी समय, वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। किसी स्वर को अपन कम देर तक बोलते हैं, किसी को ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, और किसी को और ज्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण में जो काल, जो समय लगता है, उसी को अपन मात्रा कहेंगे। साथियों मात्रा को आप एक बार के लिए समझने के लिए स्वर शब्द से मान लीजिए। मात्रा यानी स्वर। जैसे स्वरों के आपके 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, एक साथियों प्लुत, ठीक है। ह्रस्व यानी छोटा, जिसमें एक मात्रा, एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसको आप ह्रस्व कहोगे। एक मात्रिक ह्रस्व इसकी परिभाषा है, जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उसको ह्रस्व कहेंगे। दीर्घ क्या होता है? द्विमात्रिक, जिसमें 2 मात्राओं का समय लगता है उसको आप दीर्घ कहोगे, ठीक है। प्लुत क्या है? त्रिमात्रिक, जिसमें 3 मात्राओं का जो समय लगता है उसको आप प्लुत कहोगे। इसमें 1 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, और इसमें 3 मात्रा है, ठीक है। 3 मात्रा है, तो आप इसको क्या कहोगे? इसको आप साथियों प्लुत कहोगे, ठीक है। ये बात हुई मात्रा ज्ञान की। लेकिन साथियों अपन छंद शास्त्र पढ़ रहे हैं, छंद शास्त्र में आपके 2 ही मात्रा काम आने वाली है, ठीक है। एक बार के लिए आप ह्रस्व और दीर्घ को, प्लुत को, इन तीनों को एक बार साइड में रखे, अपने जो काम आने वाली है उसकी बात करते हैं। एक तो लघु, एक साथियों गुरु। लघु क्या होता, अपन ने पिछली वाली इसमें देखा था, लघु यानी छोटा, लघु यानी ह्रस्व। जो ह्रस्व मात्रा है, ह्रस्व मात्रा है, उसको आप क्या कहोगे? लघु कहोगे। और जो दीर्घ मात्रा है उसको आप गुरु कहोगे, ठीक है साथियों। अब लघु गुरु का भेद एक बार आप जान लीजिए। एक तो आपका साथियों लघु, एक आपका गुरु। तो लघु को साथियों आप ह्रस्व भी कह सकते हैं, ह्रस्व, ठीक है, और गुरु को आप दीर्घ कह सकते हैं, ठीक है। मात्रा का ज्ञान, मात्राओं का निर्धारण कैसे करेंगे ये आप यहाँ समझे, ठीक है। अब लघु में कौन कौन से वर्ण आएंगे, किसको अपन लघु मानेंगे? ए, ई, उ, री और री, ठीक है। ये आपके ह्रस्व स्वर है, इनकी जो मात्रा होगी वो लघु मात्रा या ह्रस्व मात्रा कहलाएगी, ठीक है। और दीर्घ मात्रा या गुरु किसको मानेंगे अपन? ए का दीर्घ होता साथियों आ, ई का बड़ी, उ का बड़ा उ, री का बड़ा री बनता संस्कृत में। एक गांठ लगी छोटा री,
और एक एक से ज़्यादा ऐसे डबल गांठ लग गई वो बढ़ा रही है। री का साथियों दीर्घ रूप नहीं होता है, री का बड़ा नहीं होता है, और री चलता भी संस्कृत में ही, और ये री जो बड़ा रूप है ये भी संस्कृत में चलता है, बाकी हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे। फिर साथियों ए, आई, ओ और औ, ये भी आपके, ये सारे आपके दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों को आप गुरु कहोगे, जो ह्रस्व स्वर उनको आप लघु कहोगे। ये तो साथियों हुई आप जहाँ गुरु मात्रा लगाओगे उसकी पहली वाली बात, इसमें थोड़ी ज्यादा वर्ण है, ठीक है। एक और साथियों, आप जो लघु जो है उस लघु को आप इसका सांकेतिक होगा ल, आप जो लघु को ल से भी उसको बता सकते हैं। इसका एक चिन्ह भी होता है साथियों, ऐसा ऐसा वाला चिन्ह लघु के लिए लगेगा, ठीक है। बात करते हैं गुरु की। गुरु के लिए, गुरु को आप शॉर्ट में गु भी बोल सकते हो, और साथियों इसका एक चिन्ह होता है ऐसा वाला, ये चिन्ह गुरु वाला है, ठीक है। लघु का ऐसा वाला और गुरु का ऐसा वाला, ठीक है। ये आपके चिन्ह है, मार्क है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं साथियों किन किन वर्णों को गुरु मानोगे। तो ये जो दीर्घ वर्ण है इनको, दीर्घ स्वर है इनको तो आप गुरु मानोगे ही, साथ में कुछ और स्वर है जिनको, कुछ और भी चीजें जिनको आप गुरु मानोगे, ठीक है। और कौन है, तो एक तो अनुस्वार, अनुस्वार युक्त स्वर, अनुस्वार स्वर में लगता है, या फिर विसर्ग युक्त, विसर्ग जिसमें जिस स्वर में एक ही मात्रा कोई सी मात्रा होगी उसमें अनुस्वार या विसर्ग जो लग जाएगा, विसर्ग युक्त स्वर, अनुस्वार या विसर्ग युक्त जो स्वर होगा उसको आप क्या कहोगे, उसको भी आप गुरु मानोगे। जैसे मान लो यहाँ पे यहाँ पंकज, यहाँ एक शब्द है पंकज। अब ये पंकज जो है, पंकज ऐसे बोल रहे हैं अपन, जो पंकज का जो प है, प में जो अ मिला हुआ है उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो साथियों आप इसको, वैसे एक ही मात्रा ही है, इसको आप लघु मान सकते थे, लेकिन इसमें अनुस्वार आ गया इसलिए आप इसको क्या मानोगे, इसलिए साथियों आप उसको गुरु मानोगे, ठीक है। और क्या आपका लघु है और जे आपका लघु है, ऐसे आपको इनकी मात्रा लगानी है, ठीक है। चलो साथियों, चलो ये अपन बात कर रहे थे दूसरी वाली बात। अच्छा ये अनुस्वार, अनुस्वार, फिर आगे और देखो तीसरी बात देखो आप, तीसरी बात क्या है, हलंत, हलंत और संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण से पहले वाला भी गुरु होगा, गुरु होगा। इसको साथियों आप समझे, हलंत क्या हुआ, जैसे एक शब्द लिखूं मैं तंतु, तंतु, अब तंतु में जो न है ये आधा है, ये हलंत है, ठीक है। तो जो हलंत, ये न हलंत आया है, हलंत वर्ण से पहले का जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये लघु है, तय में एक ही मात्रा है, ये लघु है, लेकिन उसके बाद हलंत वर्ण आया है, तो हलंत वर्ण से जो पहले वाला वर्ण वो गुरु हो जाएगा। एक साथियों संयुक्त वर्ण क्या होते हैं, तो आपको पता है क्ष, त्र, ज्ञानी, क्षत्र ज्ञानी, और एक विद्या वाला दिए, ये कुछ संयुक्त वर्ण है साथियों। एक ये उत्ता वाला तय, ये संयुक्त वर्ण है। तो इनसे जो पहले वाला वर्ण है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी गुरु हो जाएगा। जैसे एक बात करूं मैं, कक्षा, एक शब्द कक्षा, अब जो कक्षा शब्द है इसका क तो छोटा ही है ना, क तो छोटा ही है, क तो आपको लघु ही आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए आप संयुक्त वर्ण से जो पहले वाला वर्ण है वो गुरु हो जाएगा। ये साथियों कुछ मात्रा का नियम था। एक और नियम देखो आप, नियम यह है कि पदांत वर्ण, पदांत गा, पदांत जो है वो गुरु होगा, कहना ही चाह रहा है। जैसे प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, तो प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण, प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण, इसके बारे में एक रोचक है, इसको आप क्या कर सकते हो, ये प्रत्येक छंद का पदांत गा, पदांत जो है वो गुरु होगा, अंतिम वर्ण को आप गुरु मान सकते हो, गुरु मान सकते है। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है, आपको अगर अंतिम, प्रत्येक चरण के अंतिम वर्ण की बात कर रहे हैं, अगर वो आपको गुरु चाहिए, अगर आपको किसी छंद के लक्षण में अंतिम वर्ण गुरु आ रहा है तो अंतिम वर्ण को आप आवश्यकता अनुसार गुरु या लघु कर सकते हैं। ये बात साथियों आपको समझनी है।
साथियों ये मात्रा का ज्ञान हो गया आपको, ये मात्रा करोगे आप। इसके साथ बात साथियों अपन बात करते हैं गण व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं साथियों? गण व्यवस्था की। इसके बाद साथियों अपन बात करते हैं गण व्यवस्था। गण व्यवस्था ये साथियों क्या होता है? देखो अपन वर्णिक छंद पढ़ेंगे। वर्णिक छंद की परिभाषा में अपन ने देखा था जहां वर्णों की गिनती होती है और जहां गणों का निर्धारण किया जाता है, जहां गण का निर्धारण किया जाता है उसको आप वर्णिक छंद कहोगे। तो साथियों अब आप गण व्यवस्था पे आ गए। सबसे पहले गण को समझो, गण क्या होता है? गण क्या होता है? तो त्रिक, त्रिक को आप गण कहते हैं। त्रिक, अब ये त्रिक क्या, आपको तो त्रिक भी नहीं पता। तो 3 वर्णों का समूह, 3 वर्णों का समूह है ये गण कहलाएगा। 3 वर्णों के समूह को त्रिक या 3 वर्णों का समूह जो होता है उसको गण कहते हैं। ठीक है साथियों, गण कितने हैं? गण कितने कितने हैं गण? तो गण है साथियों 8। कौन कौन से 8 गण? तो साथियों ये गण, मैं गण, तय गण, रै गण, जय गण, वह गण, मैं गण और सह गण। ये साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके 8 गण हैं। इनको याद रखने का एक आसान तरीका है, एक आप सूत्र याद कर लीजिए। ये मा ता रा जय बा मैं से ले, से के बाद ले। इसको ऊपर लिखता हूँ साथियों ना, इसको मैं एक बार ऊपर लिखता हूँ। आप गण व्यवस्था पढ़ रहे हैं, गण व्यवस्था, गण व्यवस्था, इस गण व्यवस्था में ये आपका सूत्र है। ये कलर दे लेता हूँ मैं। गण व्यवस्था, ठीक है। इसके लिए आप एक सूत्र याद करो, ये मा का रा जय बा मैं से ले गा, ये मता राजबान से लगा। ठीक है साथियों, इसको याद कर लोगे आपको गण का ज्ञान अच्छे से हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपन ने बात की थी गण कितने हैं? 8 है। गण किसे कहेंगे? 3 वर्णों के समूह को गण कहेंगे। ठीक है, 3 वर्णों का समूह गण कहलाएगा और टोटल 8 गण हैं। कितने हैं? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गण, मैं गण, तय गण, रै गण, जय गण, वह गण, नय गण और सह गण। साथियों ल गण नहीं होगा। ल गण इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, पीछे 3 के जोड़े चाहिए। इन सबके 3-3 के जोड़े बन रहे हैं इसलिए गण बन गया, लेकिन ल का जोड़ा नहीं बन रहा, ल के साथ में 3 नहीं आ रहे हैं इसलिए वो गण नहीं है। तो साथ में सबसे पहले बात करते हैं ये गण की। सबसे पहले ये गण, ठीक है। उसके बाद साथियों मैं गण, उसके बाद देखो तय गण, उसके बाद देखो रै गण, और देखो उसके बाद जय गण, उसके बाद देखो वह गण, उसके बाद देखो नय गण और अंतिम है सह गण। ठीक है, अब साथियों ये जो गण है अभी आपने मात्रा लगाना सीखा। जो लघु स्वर होंगे जो ह्रस्व स्वर होंगे उसके लघु की मात्रा लगाओगे, और जो गुरु है उनके भी लघु, उनके आप गुरु, जो दीर्घ है उनके आप गुरु की मात्रा लगाओगे। इसके अलावा गुरु की मात्रा का आपने और भी ज्ञान किया था, तो एक बार इनकी मात्रा लगा लेते अपन। जो आपका ये है उसमें लघु स्वर है तो इसकी मात्रा लघु, लघु को ऐसे लिखते हो ना, लघु को ऐसे लिखोगे और गुरु को आप ऐसे लिखोगे। ये गुरु है, आ की मात्रा गुरु, तय में आ की मात्रा गुरु, रे में आ की मात्रा गुरु, और ये आपका ए की मात्रा लघु हो जाएगा। बा में आ की मात्रा गुरु, न लघु है, स लघु है, ले भी लघु है, और ये ग में आ की मात्रा ग आपका दीर्घ हो जाएगा साथियों। ये आपका हुआ। अब साथियों जैसे ये गण है, ये गण के मैं सारे वर्ण लिख देता हूँ। ये गण में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो ये गण में आ रहा साथियों ये, मा और ता। ठीक है, यही तो ग्रुप हुआ इसका। ठीक है, और इसकी मात्रा साथियों लिखे तो मात्रा क्या आएगी? इसकी मात्रा आएगी लघु, गुरु और गुरु। ठीक है, अब साथियों और देखिए जैसे बाद में है मैं गण, तो मैं गण कौन सा होगा? मा ता रा। ठीक है, तय गण कौन सा होगा? ता रा जय। पीछे के 2 जोड़ लो, 3 कर लो, बस वो गण हो गया। अब रे गण में पीछे के 2 जोड़ लो, राजबा। ठीक है, ऐसे जय गण में जबान,
ठीक है। ऐसे ही व गण में वानस, न गण में नस्ल, ठीक है, और अंत में है स गण में सलगा। साथियों मात्रा भी लगा लो इनकी। अब जो मात्रा है माँ, माँ में कौन सी मात्रा है? गुरु, ठीक है, और त में भी गुरु और रा में भी गुरु, ठीक है। अब ताराज की बात करें, गुरु पहले वाला, दूसरे वाला भी गुरु और लास्ट वाला लघु। इसमें पहले वाला गुरु, दूसरे वाला लघु, तीसरे वाला गुरु। इसमें देखो जयगण जो है, जयगण का पहला वाला गुरु, सॉरी लघु, बीच वाला गुरु और अंत वाला लघु। भ को देखो, भ का पहला वाला गुरु, बीच वाला लघु और अंत वाला भी लघु। न गण जो है, न गण में पहले वाला लघु, बीच वाला लघु और अंत वाला भी लघु। स गण की बात करते हैं, लघु, पहले वाला, बीच वाला लघु और अंत वाला गुरु। ये हुआ साथियों। अब साथियों यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, इन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। जैसे कि प्रश्न बनेगा आदि लघु क, आदि लघु क, यानी कि जो आपके तीन है, ये तीन जो वर्ण हुए, इसमें ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका बीच वाला, है ना, ये आपका हो गया मिड और ये आपका हो गया लास्ट, ठीक है। फर्स्ट, मिड और लास्ट, यानी ये आपका आदि। फर्स्ट को आप आदि कहोगे, क्या कहोगे? फर्स्ट को आप कहोगे आदि। फर्स्ट जो है आपका उसको आदि कहोगे, ये आपका बीच वाला इसको मध्य कहोगे और ये अंतिम है, अंतिम को अंत कहोगे, अंत, ठीक है। तो प्रश्न ये बनेगा आदि ये कैसा है? ये आदि लघु है, यानी कि जो पहले वाला है वो लघु है, यानी कि पहले वाला लघु हो गया तो बाद वाले क्या हो गए? गुरु हो गए। बाद वाले दो गुरु है और पहले वाला लघु। प्रश्न क्या बनेगा? ऐसा कौन सा गण है जिसका आदि वर्ण, पहले वाला वर्ण लघु है? इसका बनेगा आदि लघु। क्या क्या बोलेंगे इसको? कौन सा गण है जो आदि लघु? यहाँ साथियों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके। छंद बहुत सरल विषय है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। चलो यहाँ देखो आप, प्रश्न बनेगा आदि लघु, आदि लघु क, क्या पूछ रहा है? ऐसा कौन सा गण है जो आदि लघु है, यानी कि जिसका पहला वाला लघु है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो दो बचे हैं वो गुरु है। आदि लघु कौन सा है? तो आदि लघु आपका साथियों ये गण है। जैसे ऐसे ही मैं गण की क्या विशेषता है? मैं गण का गुरु गुरु गुरु, यानी कि तीनों गुरु, तीनों गुरु, क्या बोलेंगे इसको? त्रिगुरु। प्रश्न बनेगा त्रिगुरु का, तो आपका उत्तर होगा मैं गण, ठीक है। अगला है साथियों ताराज। इसमें क्या है? गुरु गुरु लघु। इसकी विशेषता क्या बताओगे आप? इसमें दो तो सेम है और एक इसमें भिन्न है, तो भिन्न से ही आप इसकी विशेषता बना लो। जो अंतिम है, अंतिम क्या है? लघु है, तो इसका प्रश्न बनेगा अंत लघु, अंत लघु, ये इसकी विशेषता होगी, ठीक है। इसका देखो साथियों, इसका ये गुरु लघु और गुरु, इसमें ये बीच वाला जो है ये डिफरेंट है, बाकी दो सेम है। और इसकी परिभाषा क्या बनेगी? मध्य, मध्य लघु, ठीक है साथियों। आगे देखो जबान में क्या है? इसमें बीच वाला डिफरेंट है, बाकी सेम है, तो इसको कहोगे आप मध्य। बीच वाला क्या है? गुरु, मध्य गुरु। मध्य गुरु कौन सा? तो आपका उत्तर होगा जयगण। ऐसे इसका देखो, इसका पहले वाला गुरु है तो इसको कहोगे आप आदि गुरु। आदि गुरु का तो आपका उत्तर होगा वैगण, ठीक है। इसका देखो साथियों, इसके तीनों ही लघु है तो इसको कहोगे त्रिलघु, त्रिलघु, ठीक है। और इसका देखो साथियों, इसका एक भिन्न है, अंतिम वाला भिन्न है, अंतिम वाला गुरु है तो इसको कहोगे आप अंत गुरु, अंत गुरु। साथियों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ये जो विशेषताएं हैं यहाँ से प्रश्न बनेगा, आदि लघु कौन सा है, तीनों गुरु कौन से है, अंत लघु कौन सा है, मध्य लघु कौन सा है, ये सारे आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा है, इस सूत्र को याद कर लो, ऐसे इनको याद कर लो, यहाँ से आप प्रश्न के जवाब दे पाओगे। तो साथियों यहाँ आपने गण व्यवस्था भी देख लिया, इससे आगे अपन सीधा अपन छंदों पे चलते हैं, छंदों के लक्षण पढ़ते हैं। आपका जो प्रश्न आएगा, एक तो आपके जो अब तक अपन ने सामान्य परिचय पढ़ा था उनमें से आएगा, एक प्रश्न आपके आएगा 2 नंबर का कि किन्हीं दो छंदों में से एक छंद का आप लक्षण और उदाहरण लिखो, तो वो आपके 2 नंबर का आएगा। और एक साथियों आपके प्रश्न आएगा जिसमें से आपको
कोई श्लोक दिया जाएगा, उसमें से आप छंद का पता लगाना है। तो ये सारी चीजें आप साथियों सीखते हैं। अब अपन सीधा छंद में आते हैं। अब अपन छंदों में आगे अपने 10 छंद अपन पढ़ने वाले हैं। 10 छंद साथियों अपन पढ़ने वाले हैं। अब आपका छंद आ गया। पहला छंद साथियों आपका है अनुष्टुप। पहला छंद क्या है? अनुष्टुप। ध्यान रहे साथियों, अपने पाठ्यक्रम में 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जितने भी सारे छंद है वो सारे वर्णिक छंद है। वैदिक छंद अपने नहीं है, मात्रिक छंद भी अपने नहीं है जिसमें मात्राओं की गणना होती है। अपने सारे वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। वर्णिक छंद का अन्य नाम है वृतम। ठीक है, वो अपन पढ़ रहे साथियों। पहला है अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद किसे कहेंगे? तो इसका आप लक्षण देखिए। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम, सर्वत्र लघु पंचम, सर्वत्र लघु पंचमम। ठीक है, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादियों, द्विचतुष्पादियोर्हस्वम, सप्तम दीर्घम मन्यु। यहाँ साथियों आपके समझने वाली बात है, अनुष्टुप छंद की अपन बात कर रहे हैं। अनुष्टुप छंद का अन्य नाम श्लोक भी है। अनुष्टुप छंद को अपन श्लोक भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये कि श्लोक में यानी कि अनुष्टुप छंद में श्लोके षष्ठम, षष्ठम का मतलब छठा वर्ण, षष्ठम का मतलब है छठा वर्ण। सबसे पहले तो आप ये समझे, प्रत्येक अपन वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 काम होते हैं। एक तो वर्णों की गिनती होती है, गणना होती है। तो यहाँ प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं ना, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं और श्लोक में छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो 8 चौक 32, 4 चरण होते हैं और जो चारों चरण है वो 8-8 वर्णों के होंगे। ठीक है, इसको एक बार आप समझे। देखो यहाँ पे 8 है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पहला चरण हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साथियों आपके 8-8 वर्ण हो गए। अब आप ये पूछोगे कि जो स है इसको क्यों नहीं गिना? इस यहाँ भी ऐसा है ना, इस से को क्यों नहीं गिना? और भी यहाँ ऐसे वर्ण हैं, इस से को क्यों नहीं गिना? यहाँ पे द्वि ज्यादा है और वी, मैंने वी को गिना है तो दे को क्यों नहीं गिना? ऐसे आपके प्रश्न हो सकते हैं, इसको क्यों नहीं गिना, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं। लेकिन साथियों ध्यान देने वाली बात है, ये क्या है? ये क्या है? हलंत वर्ण है, आधे वर्ण है, इनमें स्वर नहीं लगे हुए हैं। तो जिनमें स्वर नहीं लगे हैं, जो आधे वर्ण है उनको नहीं गिनना है, पूरे वर्णों को गिनना है। तो आपने पूरे वर्णों को गिना, सब में 8-8 है। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है जो श्लोक यानी कि अनुष्टुप छंद में, आपको ये ध्यान रखना पहले तो कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 होते हैं। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है श्लोक में यानी कि अनुष्टुप छंद में जो 8 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो 8 वर्ण होते हैं, 8 वर्ण, उनमें से जो छठा वर्ण है, छठे नंबर का, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ये जो वर्ण है छठे नंबर का वर्ण है वो क्या होगा? श्लोक के अनुष्टुप छंद में षष्ठम यानी छठे को गुरुगेयम, गुरु जानो। छठा जो छंद है उसको आप गुरु जानो, छठे छंद को आप गुरु जानो। ठीक है, फिर सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र यानी हर जगह, यानी कि हर चरण में, हर जगह, कोई जगह की तो बात नहीं हो रही है, छंद की बात हो रही है। सर्वत्र का अर्थ होगा प्रत्येक चरण में। लघु यानी छोटा, लघु ये वाला है ना। पंचमम यानी 5वां, प्रत्येक चरण में क्या कह रहा है ये यूं कह रहा है कि प्रत्येक चरण का जो छठा है वो तो आपका गुरु होगा और प्रत्येक चरण का जो 5वां है वो आपका लघु होगा। तो ये इसमें इसको गिनती नहीं आती, कि इसने उल्टी कर दी, कोई बात नहीं, अपन सही कर देंगे। पहले 5वां ले लेंगे फिर छठा। और आगे देखो, द्विचतुष्पादियों, द्वि यानी दूसरा, चतु का मतलब चौथा, दूसरा, द्विचतु यानी दूसरे और चौथे, पादियों यानी चरणों में, दूसरे और चौथे चरण में।
दूसरे और चौथे में, दूसरे और चौथे में क्या होगा, ह्रस्व होगा। क्या होगा, ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब लघु। दूसरे और चौथे सॉरी, दूसरे और चौथे में लघु होगा कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण। कौन सा वर्ण, सातवां वर्ण। ये यूं कह रहा है जो आपका सातवां वर्ण होगा वो सातवां वर्ण दूसरे में और चौथे में, दूसरे में लघु होगा और चौथे में भी लघु होगा। ये कहना चाह रहा है, दूसरे और चौथे में लघु और लघु। ठीक है, कौन सा वर्ण, सातवां वाला। और दीर्घम, यहाँ दो शब्द है, दीर्घम। दीर्घम के आगे, दीर्घम में एक ही मात्रा है अ, फिर न, ये, यो। दीर्घम यानी दीर्घ होगा, अन्य, अन्य यो, अन्य यो यानी अन्य में, अन्य में दीर्घ होगा। अब अन्य कौन से, तो इसने देखो 2 और 4, दूसरे और चौथे की बात कर ली है। श्लोक में 4 चरण होता है ना, 1 2 3 4, तो इसने दूसरे और चौथे की बात कर ली है। अन्यों का मतलब जो बाकी बचे हैं, जो शेष रहे, शेष कौन सा था, पहला और तीसरा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पहला और तीसरे, पहले और तीसरे में क्या होगा, अन्यो दीर्घम, अन्य में दीर्घ होगा, यानी कि पहला भी गुरु होगा और तीसरा भी गुरु होगा। साथियों समझ में आया क्या, क्या कह रहा है। अनुष्टुप छंद, सबसे पहले तो आपको यह करना कि अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर के 32 वर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है, ये यूं कह रहा है कि जो 8 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में जो 8 वर्ण है, उन 8 में से जो 5वां होगा, उन 8 में से जो 5वां होगा वो लघु होगा, उन 8वें में से जो छठा होगा वो गुरु होगा, और उन 8 में से 7वें को उसने 2 प्रकार से बताया है। क्या बताया है, उसने कहा है कि 7वां जो वर्ण है, 7वां जो वर्ण है वो दूसरे और चौथे में लघु होगा, दूसरे और चौथे में लघु होगा, और अन्यो दीर्घम, अन्य में यानी कि दूसरे चौथे के अलावा क्या बचा फिर, पहला तीसरा, उन पहले और तीसरे में क्या होगा, गुरु होगा। ये कहना चाह रहा है। साथियों इस चीज को अपन जितने भी सारे लक्षण पढ़ेंगे उनको अपन यहीं पे घटित कर लेंगे। कैसे, देखो देखो आप एक बार समझो इसको। एक बार इसको आप समझे, नई चीज है। देखो क्या कह रहा है, श्लोक जो है, श्लोक में छठा वर्ण गुरु होगा। अपन देखते हैं छठा कौन सा है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6, तो ये 6 कौन सा है, गुरु होगा। तो साथियों देखो आपको गुरु दिख रहा है क्या, रे में ऊ की मात्रा है, छोटी वाली है, गुरु नहीं है। पर साथियों ये गुरु होगा, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था जहां पे संयुक्त वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण से जो पहले का वर्ण है वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यहाँ संयुक्त वर्ण कहाँ है, ये आपका जो ज्ञ है ये संयुक्त वर्ण है। तो इस ज्ञ से जो पहले का वर्ण है वो चाहे लघु भी है तो भी दीर्घ हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, इस संयुक्त वर्ण की वजह से ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो आपका छठा गुरु हो गया। फिर और छठा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये साथियों ये है, ये भी आपका गुरु हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, तो साथियों इस प के आगे अनुस्वार लगा हुआ है, प में पंचम, प के आगे अनुस्वार लगा हुआ है, इस अनुस्वार की वजह से, इस अनुस्वार की वजह से क्या हो गया, गुरु हो गया, छठा आपका गुरु हो गया। फिर देखो साथियों 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 रहा, इसमें बड़ी मात्रा आ रही थी, गुरु है। फिर साथियों 1 2 3 4 5 6, ये आपका ये वर्ण भी गुरु होगा। क्यों, अपन ने पढ़ा था हलंत वर्णों से, आधे वर्णों से पहले का जो वर्ण होगा वो भी गुरु होगा। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, गुरु हो गया। क्या कह रहा साथियों कि छठा वर्ण गुरु होगा, अपन ने देख लिया छठा वर्ण गुरु है। ठीक है, और आगे देखते हैं, सर्वत्र लघु पंचम, पांचवा वर्ण जो है वो लघु होगा। तो पहले छठे का बता दिया, कोई बात नहीं, उससे जो एक पहले गिन लेंगे अपन, गिनी लूँ 1 2 3 4 5, पांचवा क्या होगा, लघु होगा। ये जो ग में है छोटा ऊ की मात्रा तो लघु हो गया। फिर देखो साथियों ये आपका जो 1 2 3 4 5, ये जो गु है ये भी छोटा है, लघु है, छोटी मात्रा है। 1 2 3 4 5, द में छोटी मात्रा है, आपका लघु हो गया। 1 2 3 4 5, ये जो ग है साथियों ये आपका लघु है। आप कहोगे ग के ऊपर आधा वर्ण है, तो आधा वर्ण ग पर है, लेकिन ये इससे पहले पर जाएगा, इसको दीर्घ करेगा। ठीक है, तो ये ग जो है वो लघु वर्ण होगा। देखो आपने देखा छठा वर्ण गुरु है, पांचवा लघु है। ठीक है, उसके बाद सातवें की बात कर रहा है। जो सातवां वर्ण उसको आप दो तरीके से देखोगे, दूसरे में देखोगे और चौथे में देखोगे, वहां लघु आएगा। दूसरे और चौथे में क्या आएगा, लघु आएगा। तो देखो पहला, ये आपका पहला चरण, ठीक है, ये आपका पहला चरण, ये आपका दूसरा चरण। तो
दूसरे की बात करें, दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये दूसरे का जो सातवां है वो क्या है साथियों, लघु, चार चार लघु है, ठीक है। फिर साथियों देखते हैं चौथा, देखते हैं चौथा चरण ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7। ये साथियों ये है, ये लघु है, ठीक है। तो दूसरे और चौथे में आपके लघु हो गया, ये बात आपकी हो गई सही, ठीक है। फिर साथियों बात करते हैं पहले और तीसरे की, पहला और तीसरा, इसमें क्या है तो साथियों पहले का देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले का सातवां रहा, ये साथियों क्या है, गुरु है। क्यों, क्योंकि इसमें दीर्घ मात्रा लगी हुई है, तो ये गुरु हो गया। फिर साथियों तीसरे का देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये साथियों है जो है, आप कहोगे इस है में री की मात्रा है, तो री क्या बड़ा होता है क्या, री बड़ा नहीं होता, री तो लघु स्वर है। फिर इसमें गुरु क्यों लग गया, क्योंकि साथियों आगे आधा वर्ण आ रहा है, तो आगे आधे वर्ण आने से पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो साथियों ये दीर्घ है। समझ में आया साथियों, इस तरह से आपको छंद को समझना है। एक का अपन उदाहरण समझ लेते हैं, बाकी सबका अपन उदाहरण नहीं समझेंगे, आपको मैं लक्षणों में ही समझा दूंगा, आपको ज्यादा याद नहीं करना रहेगा, ठीक है साथियों। इसका आप एक बार उदाहरण देखिए, इस ब्लैक वाले को मैं एक बार ले लेता हूं। क्या हुआ भाई, हट क्यों नहीं रहा, हट जाना। चलो एक बार ऐसे, देखो बात करें इसके उदाहरण की, उदाहरण अनुष्टुप छंद का अन्य नाम श्लोक भी है, तो इसका मतलब जो श्लोक है वो सब अनुष्टुप छंद में आएंगे। एक श्लोक ले लेते हैं कोई सभी, संसार विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व वृक्षस्य, विश्व वृक्षस्य, संसार विश्व वृक्षस्य, द्वे एव रसवत् फलम, द्वे एव रसवत् फलम, द्वे एव रसवत् फलम, काव्यामृत, काव्यामृत रसास्वाद, काव्यामृत रसास्वाद है, संगम, संगम सजने सह, सजने सह। क्या कह रहा है, संसार, ये मैंने साथियों जानबूझ के लगाया है क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। अपन साथियों जो श्लोक याद करेंगे, क्योंकि अपने को श्लोक का लक्षण, छंद का लक्षण भी लिखना है, फिर आपको उदाहरण भी लिखना है, तो मैं साथियों श्लोक आपको जो पीडीएफ डाल दूंगा उदाहरणों की, क्योंकि सब उदाहरण आप और भी याद कर सकते हो अपनी इच्छा से। इस उदाहरण को मैं सिद्ध करूंगा, बाकी आगे आपको उदाहरण नहीं बताऊंगा, मैं लिख के डाल दूंगा आपके ग्रुप में, वहां से आप देख लोगे। साथियों कोशिश ये रहेगी कि मैंने ये लक्षण वो उठाया है, ये उदाहरण वो लिया है जो आपके छंद में भी काम आ जाएगा, और प्लस अलंकार जो अपन पढ़ेंगे तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसको आप याद कर लोगे तो ये यहाँ भी काम आ जाएगा, आपके रूपक अलंकार में भी काम आ जाएगा। साथियों अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, तो आपको जो लिखना पड़ेगा ऐसे अपने करेंगे, तो इसको आप याद कर लेना। संसार विश्व वृक्ष, संसार कोई विश्व का वृक्ष है क्या, संसार को विश्व का वृक्ष मान लिया है, संसार रूपी विश्व वृक्ष, जैसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या कोई धन है क्या, विद्या को धन का रूप दे दिया, तो वहां पे रूपक अलंकार है। इसका वर्ण गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें 8 वर्ण होंगे उसी को आप नष्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। साथियों 8 8 वर्ण इसमें सब में है। चलो ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होंगे, अपने 8 मिल गए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि वो 8 जो होंगे उनमें 5वां जो वर्ण होगा वो लघु होना चाहिए, छठा जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए, और जो 7वां वर्ण है, 7वां वर्ण दूसरे और चौथे में तो आपका लघु होना चाहिए, और पहले और तीसरे में वो गुरु होना चाहिए। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, पांचों को देखो लघु,
और छठे को देखो, छठा भी लघु ही है, लेकिन उसके बाद संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए गुरु हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखो जो सातवां वर्ण है वो लघु है, लेकिन उसके बाद हलंत वर्ण है इसलिए ये भी गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साथियों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अपन उन्हीं वर्णों को कर रहे हैं जिनको अपना काम है, इसको लघु बना लेंगे। ये साथियों ये लघु है, लेकिन ये पीछे आधा वर्ण है इसलिए गुरु हो जाएगा। और साथियों ये फ है, लघु है। ठीक है, इसका देखो आप, इसमें 1 2 3 4 5, पांचवा लघु है, 6 छठा गुरु है, और 7 सातवां गुरु है। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये पांचवा आपका ज है, ये पहले वाला ज तो इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, ये आपका पांचवा जो ज है ये लघु है, फिर आपका छठा जो है गुरु है, और फिर आपका सातवां लघु है। क्या कह रहा है साथियों, पांचवा वर्ण आपका लघु होना चाहिए, लघु 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 और लघु। ठीक है, ये बात अपने ओके। फिर क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि जो छठा वर्ण है वो आपका गुरु होना चाहिए, छठा गुरु है, ये गुरु है, ये गुरु है और ये गुरु है। सातवां छठा भी अपना हो गया। फिर सातवें वर्ण के क्या बोल रहा है, सातवां वर्ण जो है दूसरे चरण में और चौथे चरण में लघु होना चाहिए, ये आपका दूसरा चरण लघु और चौथे चरण में भी लघु। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पहले और तीसरे में गुरु होना चाहिए, पहला चरण आपका गुरु और तीसरे चरण में गुरु। इसको साथियों अपन अनुष्टुप छंद कहेंगे। यहाँ तक आप समझे होंगे। इसके बाद अगला छंद देखते हैं। अगले छंदों के अपन उदाहरण एक बार नहीं ले रहे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अपन केवल एक बार लक्षणों पर चर्चा करेंगे, और लक्षणों को मैं आपके लक्षणों को ही सिद्ध करा दूंगा। ये मात्रा का ज्ञान मैं आपको लक्षणों में ही करा दूंगा, तो आपको कोई किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। फिर आपको अलग से छंद याद करने रहेंगे, सॉरी उनके उदाहरण जो है श्लोक याद करने रहेंगे, उनको मैं अलग से लिख के डाल दूंगा, अलग से कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी इस मुद्दा में। ठीक है साथियों, अगला छंद देखते हैं। अगला छंद है साथियों इंद्र वज्रा। अपने पाठ्यक्रम में जो है उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगला अपने छंद है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा छंद किसे कहेंगे, इसका लक्षण है साथियों शादींद्र वज्रा, शादींद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग। अब आपके गण का काम आने वाला है, यहाँ पे आपको गणों का काम होने वाला है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि शादिनी होगा इंद्र वज्रा, वह छंद इंद्र वज्रा होगा। कौन सा, यदि, यदि उस छंद में तौ। अब साथियों इस तौ को समझो। तौ का मतलब देखो, इस तय का द्विवचन हो रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 तय लेने, तय और तय। ठीक है, 2 तय, तौ का मतलब हुआ 2 तय। फिर आ रहा जय, फिर आ रहा गौ। आप बोलोगे गौ का भी द्विवचन हो रहा है, तो इसको भी अपन 2 लेवे क्या, नहीं लेना, 1 2, इन दोनों को मिला के द्विवचन हो गया। अगर 2 का 2 बन रहा है तो सही बात है ना, लेकिन 1 का 2 बन रहा है तब आपको उसको 2 बार लिखना है, और 2 का 2 है तो फिर 1 बार लिख दो, दोनों मिलके 2 हो गए इस तरह से। तो जय के बाद में ग आ रहा है, फिर बाद में ग आ रहा है। सबसे पहले साथियों ये समझे, इंद्र वज्रा जो छंद है उस छंद में प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 11-11। प्रत्येक चरण में आपके 11-11 वर्ण होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात साथियों, जो 11 वर्ण होंगे, आपको पता है इन वर्णों को आपको गणों में बांटना है। आपने पढ़ा था इसके लक्षण में, छंद के लक्षण में, वर्णिक छंद के बारे में, कि वर्णिक छंद में आप क्या करोगे, जहां वो अक्षरों की गिनती होती है, अक्षरों की अपने गिनती कर ली, 11 छंद को इंद्र वज्रा कहेंगे। फिर साथ में वहाँ गणों का भी निर्धारण होता है। गण यानी 3 वर्णों का समूह, 3-3 वर्णों के समूह के गण बनेंगे। अब इसमें 11 वर्ण है ना, तो 11 वर्णों में देखो 3 का भाग कहाँ तक जाएगा, 9 तक। 9 तक 3 पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पे 3 गण बन जाएंगे। ये 3 3 3 और यहाँ तक 9 हो गए। फिर बाद में आगे की जो वर्ण उनको 3 नहीं मिल पा रहे, तो ये आपका 10 और 11, तो 2 ऐसे खुले रहेंगे। तो 2 जो आपके हैं वो गुरु है, ऐसे रहेंगे। ठीक है, मतलब कहना क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक तो तैगण होगा, फिर तैगण होगा, फिर जयगण होगा, फिर गुरु गुरु, ये सिंगल हो जाएंगे। ठीक है, 3 गण हो गए आपके, और ये गुरु गुरु हो गया। साथियों अब इनका पता लगाने के लिए आप वही सूत्र लिख लो, ये मा ता। कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा भाई, ब्लैक में लिखना चाह रहा हूँ। ये माता रा ज बा न प ल गा, ये चीज, ये मात्रा राजबान से लगा। ठीक है, इसको एक बार मात्रा लगा लो, लघु नीचे लगा देते हैं,
लघु, गुरु, 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 लघु, गुरु, न है ये, लघु, लघु, लघु और गुरु। ठीक है, अब साथियों देखो, इस छंद की मात्रा लगाते हैं पर इस छंद की। ठीक है, अब इसमें कितने वर्ण है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। ठीक है, ये इसको एक चरण मान लो आप, 11 वर्ण हो गए। अब इनकी मात्रा लगाओ साथियों। जो अब से तो आधा वर्ण है, ये इसको अपने गिना ही नहीं। इसके बाद आ रहा है या साथियों आगे की मात्रा है गुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु। ब्लैक ही ले लेता हूँ मैं, ऊपर वाली मात्रा एक बार हटा ही देता हूँ यार। ऊपर वाली जो मात्रा है उनको एक बार के लिए हटा देता हूँ ताकि वो डिस्टर्ब नहीं करेगी इसमें। देखो, अब यहाँ पे आप इसमें मात्रा लगाओ गुरु। ठीक है, फिर बाद में आ रहा साथियों द में एक ही मात्रा, ये लघु है लेकिन इसके बाद में आगे हलंत वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 हलंत 3 हलंत कितने भी हलंत आ रहे हैं वो सारे एक बार ही काम करेंगे। ठीक है, फिर साथियों न, द और र, इन तीनों का प्रभाव उधर चला गया। फिर यहाँ पे जो वर्ण है वो अकेला बचा, उसको आप लघु बनाओगे। एक ही मात्रा लगी हुई साथियों, मात्रा जो अंतिम वर्ण में लगी हुई ना, तो वो लघु की है तो लघु होगा। फिर साथियों यहाँ पे वह आ रहा है, वह हालांकि लघु है लेकिन इसके बाद में यहाँ पे हलंत वर्ण आ रहा है ज, क्योंकि जो मात्रा लगी हुई है तो र पे लगी हुई है, तो ये जो आधा वर्ण है ये अपना इसको गुरु बना देगा। ये भी गुरु है, ये साथियों लघु है, ये साथियों लघु है, ये इसमें आउ की मात्रा गुरु हो जाएगा। ये साथियों लघु है, ये गुरु है और अंतिम तो गुरु है, और नहीं भी हो तो अंतिम को आप गुरु कर सकते हो। ठीक है, अब देखो साथियों ये आपके सामने आया है। ठीक है, गुरु, गुरु, लघु, ऐसा कहाँ बनता है? देखो ये आपका लघु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा, गुरु होगा। आपका ये तो होने से रहा क्योंकि इसमें हाँ ये हो गया ना साथियों। साथियों इसकी आपने गलत मार्किंग कर दी। अच्छा ये कैसे आ गया अपना? ये कैसे आ गया भाई? इसका पता नहीं था, ये कैसे आ गया? ठीक है, ये आपका गुरु है ना। तो देखो जहाँ पर गुरु, गुरु, लघु, ऐसा कहाँ पे या देखो यहाँ नहीं है, ये गुरु से स्टार्ट हो रहा है, गुरु, 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 लेकिन यहाँ 3 गुरु आ गए, इसको नहीं मानेंगे। फिर देखो साथियों गुरु, गुरु और लघु, हाँ ऐसा यहाँ पे बन रहा है, इसको मानेंगे। इसको क्या 3 3 का गण बनाना है, तो ये तीनों मिला के तयगण हो गया। फिर साथियों देखो ये भी वैसा ही है, तयगण हो गया। फिर साथियों देखो ऐसा कहाँ पे आ रहा है? देखो लघु, गुरु, लघु, यहाँ पे आ रहा है लघु, गुरु, लघु, ऐसा यहाँ बन रहा है। देखो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा गण हो गया? जैसे शुरू हो रहा है तो जयगण। फिर साथियों ये आपका गुरु है, ये आपका गुरु है, तो जिसमें तयगण, तयगण और जयगण ऐसा हो तो इंद्र वज्रा होगा। देखो यहाँ पे देखो तयगण, ये आपका तयगण रहा, फिर तयगण, ये आपका तयगण रहा, फिर जयगण, ये आपका जयगण आ गया, फिर गुरु, फिर गुरु। ठीक है, तो जिस छंद में प्रत्येक छंद में 11 वर्ण होंगे और उसमें तयगण, तयगण, जयगण और गुरु, गुरु होगा, वो आपका कौन सा छंद होगा साथियों? वो आपका इंद्र वज्रा छंद होगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा इंद्र वज्रा छंद के बारे में। हो गया। इसके 11 वर्ण है ना। अब साथियों आगे अपन बात करते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ाता हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है साथियों आगे देखिए। अब अगला अपना छंद होगा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा, इसकी क्या परिभाषा, क्या लक्षण है इसका? तो इसका है उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा जत जातो, जत जा तौ, जत जातो उपेंद्र वज्रा जत जातो गौ। ठीक है, क्या कह रहा है? उपेंद्र वज्रा, वो छंद उपेंद्र वज्रा होगा जिसमें जत जास्तो गौ, ये साथियों तय है, जिसमें जिसमें जयगण,
जिसमें तय गण और जय गण, 3 गण होते हैं ना, जय तय जय, जय गण तय गण जय गण, और गाँव का मतलब द्विवचन हो रहा है, एक का द्विवचन हो रहा है, तो ये आप 2 गुरु बनोगे, ग ग, जिसमें जय गण होगा, जिसमें तय गण होगा, जिसमें जय गण होगा, और फिर गुरु गुरु होगा, तत्व यानी वह छंद, जय गण तय गण जय गण और 2 गुरु होंगे, तत्व यानी वह छंद उपेंद्र वज्रा होगा। क्या होगा, यहाँ दो शब्द है, जतजा विसर्ग आ जाएगा, फिर विसर्ग और फिर है ततः, ततः यानी वह, ठीक है। जिस छंद में जय तय जय होगा, तत् यानी वह छंद, जय तय जय और गुरु होगा, वह छंद उपेंद्र वज्रा होगा, ठीक है। साथियों इसमें क्या है, इसमें भी सबसे पहले तो वर्ण गिनते हैं, फिर 11 वर्ण होंगे। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रत्येक क्षण में, जिस छंद के प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण होते हैं वो इंद्र वज्रा होता है, लेकिन जिस छंद के प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण होते हैं वो उपेंद्र वज्रा भी होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर क्या है, अंतर है गणों का, ठीक है, जिसमें तय तय जय और ग ग ऐसा होता वो तो आपका होगा इंद्र वज्रा, लेकिन जिसमें जय तय जय और 2 गुरु होंगे वो आपका उपेंद्र वज्रा होगा। साथ ही इसकी मात्रा लगाते हैं, देखो लघु है, ये गुरु है, ये नद आगे चला गया, फिर ये आपका लघु है, ये साथियों आपका लघु है, लेकिन इसमें इसके आगे हलंत वर्ण आ रहा है, इसलिए गुरु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। मात्राओं का ज्ञान करना साथियों आपको हो गया होगा। देखो अब ऐसा वाला काम मिल रहा है आपको, ऐसा वाला काम मिल रहा है, देखो ऐसा वाला मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा गण है, ये साथियों आपका जय गण है, ठीक है। फिर देखो साथियों ऐसा ऐसा वाला काम मिल रहा है आपको, यहाँ मिल रहा है, यहाँ ये आपका साथियों तय गण है, ठीक है। फिर साथियों ये तो आपका जय गण है। फिर साथियों गुरु गुरु, देखो क्या कह रहा है, जहाँ पे जय होना चाहिए ये जय, तय होना चाहिए तय, और फिर जय होना चाहिए जय, और 2 गुरु होंगे, वो छंद कौन सा होगा, उपेंद्र वज्रा छंद होगा, ठीक है साथियों। समझ में आया आपको, उपेंद्र वज्रा छंद के बारे में भी आपको समझ में आ गया। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे वो इंद्र वज्रा भी होगा, उपेंद्र वज्रा भी होगा, और फिर गणों के आधार में अपन दोनों इन दोनों का अंतर भी अपन ने कर लिया। ठीक है साथियों, अब आगे देखो अगला छंद साथियों उपजाति। उपजाति इसका क्या है, देखो इसका भी साथियों वही है, उपजाति छंद में भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसको आप इतना समझे, केवल इतना समझ ले कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का जो मिश्रण होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिला करके बनता है गायत्री छंद। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिला करके बनता है गायत्री। कैसे, देखो पहली बात तो है कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होंगे। अब साथियों ये आपका मान लो ये श्लोक है, ये 4 चरण हो गए, ठीक है। अब ये जो चरण है ये आपका इंद्र वज्रा हो गया, क्या हो गया, इंद्र वज्रा हो गया। कैसे होगा, उसमें 11 वर्ण होंगे और फिर उसमें तैगण होगा, फिर तैगण होगा, फिर जयगण होगा, फिर गुरु होगा, फिर गुरु होगा। पहले चरण मान लो ऐसा है, दूसरे में भी ऐसा ही है, तय तय जय ग ग ऐसा है। 11 वर्ण जो है वो इस तरह से तैगण तैगण जयगण और फिर गुरु गुरु है, ठीक है। फिर साथियों आपके ये वाला भी मान लो ऐसा ही है, ये भी आपके इंद्र वज्रा ही है, इस तरह का है। लेकिन इस वाले ये वाला छंद साथियों उपेंद्र वज्रा है। उपेंद्र वज्रा कैसे होगा, 11 वर्ण होंगे, लेकिन उपेंद्र वज्रा के जो घन सिस्टम वो अलग है। क्या है, जय गण जय तय जय और 2 गुरु। अगर एक चरण भी साथियों ऐसा आ गया तो फिर आपका उपजाति छंद हो जाएगा। या फिर यूं मान लो 3 चरण तो आपके जय तय जय ग ग ऐसे हो गए, और एक चरण चौथा चरण कोई सा भी चरण आपका तय तय जय ग ग ऐसे हो गया, तो फिर वो साथियों उपजाति छंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके 11 वर्ण वाले छंद है उनको आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। क्या पता उसका एक चरण दूसरा वाला हो, इंद्र वज्रा है तो अगला वाला चरण एक चरण उसका उपेंद्र वज्रा हो, या उपेंद्र वज्रा है तो उसका एक चरण इंद्र वज्रा हो। इसलिए आपको 11 वर्णों के चारों चरणों को आप मात्रा लगा के ध्यान करना होगा। ठीक है साथियों, ये आपका उपेंद्र वज्रा के बारे में हुआ, उपजाति के बारे में हुआ। अब साथियों बाकी के छंदों के बारे में अपन देखते हैं। देखो
अगला जो छंद होगा आपका, अगला जो छंद होगा वो साथियों होगा आपका वंशस्थ। वंशस्थ कौन सा होगा साथियों? वंशस्थ। वंशस्थ छंद किसे कहेंगे? देखो, वंशस्थ छंद का सबसे पहले तो ये है कि प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं साथियों? 12 वर्ण। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 8 होते हैं अनुष्टुप, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं, वहां 3 छंद आएंगे। एक तो आपका इंद्रवज्र होगा, उपेंद्रवज्र होगा, उपजाति होगा। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे, ऐसा आपके पाठ्यक्रम में एक ही छंद है, वो है वंशस्थ। इसका लक्षण क्या होगा साथियों? देखो, जतौ तु वंशस्थ, वंशस्थ, जतौ तु वंशस्थ, मुदीरितम, 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 जरो, जतौ तु वंशस्थ, मुदीरितम, जरो। ठीक है, 12 वर्ण चेक करते हैं। 12 वर्ण है क्या? सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी कहीं गलती हुई है। देखो, 1 2 3 4 5 6 आधे गिन लिया, 7 8 9 10 11 12, 12 वर्ण हो गए। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे। ठीक है, उसके बाद गण व्यवस्था क्या होगी? 12 में 3 का भाग जा रहा है 4 बार, 4 गण हो जाएंगे। तो एक तो साथियों होगा ज, एक होगा त, दोनों को मिला के द्विवचन हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ज त। और साथियों ज र। जिस छंद में, जिस छंद में ज त ज और र, जगण होगा, तैगण होगा, जयगण होगा, रैगण होगा, वो छंद आपका वंशस्थ छंद कहलाएगा। पता करते हैं इसका कौन से गण है, मात्रा लगाते हैं। देखो साथियों, ज इसमें लघु मात्रा है, जय में लघु है। ठीक है, ताऊ में आव की मात्रा गुरु, ये साथियों लघु, ये साथियों गुरु होगा क्योंकि इसमें अनुस्वार लगा हुआ है, ये गुरु हो गया आपका। ठीक है, ये भी साथियों गुरु होगा क्योंकि आगे आधा वर्ण है, ये भी गुरु हो गया। ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु और ये गुरु। ठीक है साथियों, गण बनाते रखे। तो जहां ऐसा लिखा हुआ हो, ये तो साथियों जयगण है। देखो, जयगण, जयगण हो गया। फिर ऐसा, ये साथियों तैगण है। ठीक है, तैगण। फिर देखो ऐसा, ये जय वाला सेम हो गया जय। और साथियों देखो, इसका देखो आप, लघु और गुरु, ये कौन सा है? ऐसा देखो, मध्य लघु का है, तो मध्य लघु गुरु, लघु और गुरु, मध्य गुरु है रैगण। ठीक है, जहां जयगण, तैगण, जयगण और रैगण हो, वो कौन सा है? वो वंश